हेलो डियर स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है ज्ञान जीएस के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। तो आप सभी को पता है कि यूपी पैट जोरदार और शोरदार आपके सामने रोज क्लास प्रस्तुत होती है यूपी पैट की। और आज हमारा क्लास नंबर 16 है। यानी कि अभी तक हम बहुत सारे प्रश्नों को पढ़ चुके हैं और हमारी श्रृंखला 1000 प्रश्नों की है। तो ये आपको बताने की जरूरत ज्यादा नहीं है, क्योंकि आप सभी लोग लगातार इस पर बने हुए हैं और आपके प्रश्न यहीं से एग्जाम में आएंगे बिल्कुल 100%। यहाँ से कोई एग्जाम को रोक नहीं सकता है। तो कृपया करके आप सभी लोग साथ दें हमारा और चले हमारे प्रश्नों की ओर। तो चलते हैं अगले प्रश्नों की ओर, जो कि हमारा प्रश्न नंबर देखिएगा कौन से नंबर का प्रश्न है। 308 प्रश्न अभी तक हम पढ़ चुके हैं और ये हमारा प्रश्न नंबर है 309। कितना प्रश्न है हमारा? 309वें प्रश्न की बात करेंगे और उससे पहले इतने प्रश्नों को हम पढ़ चुके हैं। प्रश्न है कि मुगल साम्राज्य के तहत मालवा सूबा का पहला गवर्नर कौन था? मुगल साम्राज्य के तहत मालवा सूबा का पहला गवर्नर कौन था? प्रश्न ये बनता है। तो देखिएगा, अब्दुल्ला खान, दिलावर खान, होशंग शाह या बाज बहादुर। जब 1562 ईस्वी में अकबर ने मालवा पर बाज बहादुर को हराने के लिए एक अभियान भेजा था, तो उसका गवर्नर जो थे वो कौन? तो अब्दुल्ला खान था। कौन था? अब्दुल्ला खान उसके गवर्नर थे। जब अब्दुल्ला खान ने बाज बहादुर को हरा दिया, तब गवर्नर किसे बना दिया? तो गवर्नर बना दिया गया किसको? अब्दुल्ला खान को। तो अब्दुल्ला खान क्या थे? गवर्नर थे। कब बनाए गए? 1562 ईस्वी में। ठीक है, याद रखिएगा। देखिएगा, मुगल वंश की अगर बात करें तो सबसे पहले तो ये समझ लेते हैं कि जो हमारा मुगल वंश है, मुगल साम्राज्य, ये कब से कब तक रहा? पहला पॉइंट। यानी कि 1526 से लेके 1707। 1526 से लेके 1707 तक आपका मुगल साम्राज्य था। यानी कि शुरुआत कहाँ हुई? तो शुरुआत हुई आपके बाबर के समय में और समाप्ति कहाँ होगी? आपके औरंगजेब के समय में। शुरुआत हुई आपके बाबर के समय और समाप्ति होगी आपके औरंगजेब के समय। ठीक है, किसके समय समाप्ति होगी? आपके औरंगजेब के समय। तो औरंगजेब की जो समाप्ति होगी 1760। औरंगजेब की मृत्यु जो हुई थी वो 3 मार्च 1707 को हुई थी, तो इसी के समय में इसकी समाप्ति होगी। और 21 अप्रैल 1526, 21 अप्रैल 1526 की अगर बात करेंगे तो देखिएगा, 21 अप्रैल 1526 की बात करते हैं तो मुगल साम्राज्य अस्तित्व में आ गया था, जिसे पानीपत का प्रथम युद्ध भी कहते हैं। तो पानीपत का प्रथम युद्ध और आपके औरंगजेब की मृत्यु से समाप्त नहीं हुआ था मुगल साम्राज्य। मुगल साम्राज्य की जो शासक थे, जिसमें अंतिम शासक बहादुर शाह जफर जो था, उसकी जो बादशाहत जो थी वो 1857 में पूरी तरह समाप्त हुई थी। उससे पहले समाप्त नहीं हुई थी। लेकिन अगर मान की बात करेंगे कि कौन से संरक्षक सबसे ज्यादा रहे मुगल वंश के लिए, तो जिसमें औरंगजेब का नाम अंतिम रहा, जो सबसे ज्यादा काम किए हैं किसके? मुगल वंश के लिए। तो यहाँ से स्टार्ट हुआ। यहाँ के स्टार्ट होने के बाद देखिएगा, बाबर की अगर बात करें तो बाबर का शासनकाल याद रखिएगा, क्योंकि पेपर में डायरेक्टली आपसे शासनकाल भी पूछा जाता है। ठीक है। हुमायूं, हुमायूं की बात करेंगे तो 1530 से लेके एक बार 1540, और 1540 में शेरशाह सूरी जब शासन पर बैठा, तब उसने क्या करा? इनको निर्वस्त करके भेज दिया पाकिस्तान। ये कहाँ भाग गए? पाकिस्तान। पाकिस्तान पे जाकर इन्होंने हमीदा बानो बेगम से शादी कर ली, और शादी करने के बाद उसके जो पुत्र उत्पन्न हुआ उनका नाम पड़ा अकबर। और अकबर को 13 वर्ष की अवस्था में सिंहासन मिल गया था, क्योंकि जब ये लौटे थे 1555-56 में दोबारा, तो इनकी मृत्यु शेरशाह सूरी ने जो संग्रहालय बनाया था उसी की सीढ़ियों से गिरकर हो गई थी। तो प्रश्न भी बनता है कि किस मुगल बादशाह की मृत्यु शेरशाह सूरी के संग्रहालय में सीढ़ियों से गिरकर हो गई? तो कौन बनेगा आपका? आपका यही बनेगा, हुमायूं। हुमायूं के बाद इसका पुत्र जो थे वो कौन थे? अकबर। तो उसके बाद अकबर आ गए, और अकबर की बात करेंगे तो 1556 से लेके 1605। 1556 से लेके 1605 के समय कौन आ गए? अकबर आ गए। ये देखिएगा, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की अगर बात करेंगे, पिछली बार पूछा गया था हमारे पेपर में कि किसके समय में हुई थी, तो मुगल बादशाह अकबर के समय में हुई थी। इनके जो पुत्र थे जहांगीर, जहांगीर का शासनकाल भी आपके यूपी
SSSC ने कई बार पूछा है। तो जहांगीर का शासनकाल देखिएगा। उसके बाद जहांगीर के बाद अगर बात करेंगे तो आएंगे शाहजहां। शाहजहां का शासनकाल की अगर बात करेंगे तो 1627 से लेके 1658 तक आपका जो शासनकाल होगा वो किसका होगा, शाहजहां का शासनकाल होगा। उसके बाद अगर बात करेंगे औरंगजेब के शासनकाल की, तो याद रखिएगा पूछा भी गया है आपकी मृत्यु औरंगजेब की। तो 1658 से लेके 1707 तक अगर मृत्यु की बात करेंगे तो किसकी मृत्यु होगी, 1707 में औरंगजेब की क्या होगी, मृत्यु होगी यहाँ से। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बनते हैं किसके समय आया था, तो मुगल साम्राज्य की जो दरबारी भाषा रही थी वो क्या रही थी, तो मुगल साम्राज्य की बोल सकते हैं कि दरबारी भाषा क्या रही थी, दरबारी भाषा रही थी फारसी। तो एक पॉइंट और भी याद रख लेते हैं कि मुगल दरबार की जो दरबारी भाषा थी वो क्या थी, फारसी थी। ठीक है, तो मुगल वंश के समय अगर बात करेंगे तो एक कंप्लीट इतिहास है। ठीक है, कि इतने इतने शासन किए थे, इनका शासन बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, शासन बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। तो अंतिम की अगर बात करेंगे तो बहादुर शाह जफर द्वितीय। ऐसे हम इनके मकबरे भी देख सकते हैं, जैसे बाबर का मकबरा काबुल में था, हुमायूं का मकबरा दिल्ली में था, अकबर का मकबरा सिकंदरा में था, जहांगीर की बात करेंगे जहांगीर का मकबरा लाहौर में था, शाहजहां की मकबरा की बात करेंगे तो आपको पता है अजूबा है हमारा ताजमहल, तो ताजमहल में था। औरंगजेब का मकबरा जो था वो बीबी का मकबरा यानी कि द्वितीय ताजमहल के इसे नाम से जानते हैं, कहाँ पर है आपके दौलताबाद या औरंगाबाद में क्या है स्थित है। तो इस प्रकार मकबरे को भी हम देख सकते हैं इनके। फिलहाल अभी इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा, अब्दुल्ला खान। अब्दुल्ला खान इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, आप याद रखिएगा इस बात को। अगले प्रश्न की ओर मूव करेंगे। अगला प्रश्न है कि सिंधु घाटी सभ्यता की प्रमुख विशेषता क्या थी। तो सिंधु घाटी सभ्यता को मैंने आपको डिटेल में पढ़ाया है, बिल्कुल कोई भी कंफ्यूजन होने वाला उसमें नहीं है, और आपको मैंने बहुत ही अच्छी तरह से पूरी तरह से डिटेल में पढ़ाया है। ठीक है, तो आपको पता है कि सिंधु घाटी सभ्यता जो है इसे हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं। किस नाम से जानते हैं, हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है सिंधु घाटी सभ्यता को। अब प्रश्न बनता है पेपर में, सबसे कंफ्यूजन क्वेश्चन ये बनता है कि जैसे हड़प्पा सभ्यता होती है आपकी मोहनजोदड़ो भी इसमें एक स्थल है। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को वर्तमान समय में कहाँ पर स्थित है, आपके पाकिस्तान में स्थित है। तो कंफ्यूजन क्वेश्चन ये बनता है कि हड़प्पा किस नदी किनारे है, ये सिंधु घाटी सभ्यता किस नदी के किनारे है। तो देखिए सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता कहते हैं, तो सिंधु घाटी सभ्यता को ही हड़प्पा सभ्यता कहते हैं। तो ये आपकी रावी नदी के किनारे है। किस नदी के किनारे है, रावी नदी के किनारे। और अगर पूछा था मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे है, तो मोहनजोदड़ो आपकी सिंधु नदी के किनारे है। किस नदी के किनारे होगा, तो सिंधु नदी के किनारे होगा। उसके बाद अगर बात करेंगे तो देखिएगा सिंधु घाटी की जो सभ्यता है वो कैसी सभ्यता रही होगी, तो सिंधु घाटी की सभ्यता जो थी वो नगरीय सभ्यता थी। नगरीय सभ्यता इसकी प्रमुख विशेषता। और अगर इसकी प्रमुख विशेषता की बात करेंगे तो पर्यावरण के अनुकूल थी। पर्यावरण के अनुकूल थी। ठीक है, सड़कें समकोण पर काटती थी। सड़कें जो थी वो क्या करती थी, समकोण बनाती थी। तो देखिएगा इसमें जो विशेषता है वो क्या है, नगरीय सभ्यता। तो कैसी सभ्यता थी, नगरीय सभ्यता थी। जबकि देखा गया कि विश्व की सबसे प्राचीन सभ्यता पहले वैदिक सभ्यता को माना जाता था। तो वैदिक सभ्यता कई सभ्यता थी आपकी, वैदिक सभ्यता की बात करेंगे, वैदिक सभ्यता आपकी ग्रामीण सभ्यता थी। ठीक है, माना जाता था कि विश्व की जो सबसे प्राचीन जो सभ्यता है वो वैदिक सभ्यता है। लेकिन जब 1921 में, ठीक है, जब 1921 में दयाराम साहनी ने एक स्थल को खोजा था जिसका नाम हड़प्पा मिला था, तब वहां से पता चला कि विश्व की जो सबसे पुरानी जो सभ्यता है वो क्या है, आपकी हड़प्पा सिविलाइजेशन यानी कि हड़प्पा सभ्यता है। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता में कई सारे स्थल मिले हैं। जैसे अगर बात करेंगे हड़प्पा में अभी तक लोहे का साक्ष्य नहीं मिला है, याद रखिएगा हड़प्पा में अभी तक लोहे का साक्ष्य नहीं मिला। हड़प्पा के लोगों ने सबसे पहले कौन सा अनाज उगाया, गेहूं, जौ, गेहूं, ऐसे 9 प्रकार की फसलें उगाई। कितने प्रकार की फसलें उगाई, तो 9 प्रकार की फसलें उगाई थी। जौ का जो साक्ष्य मिला है हड़प्पा कालीन से वो कहां से मिला है, आपके बनावली से। और गेहूं का जो साक्ष्य मिला है
वो कहाँ से मिला आपका? मेहरगढ़ से। इसको भी आप याद रखिएगा। गेहूं का प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिला? मेहरगढ़ से। और जौ का साक्ष्य कहाँ से मिला? उत्तम प्रकार के जौ की बात अगर करेंगे तो कहाँ से मिला? आपके बनावली से मिला है। कहाँ से मिला? आपके बनावली से मिला है। ऐसे ही कितनी प्रकार की फसलें थी? तो कुल 9 प्रकार की फसलें थी। किसकी पूजा करते थे? तो एक सरंगी पशु, एक सरंगी पशु की पूजा करते थे। ठीक है, किसकी पूजा करते थे? तो एक सरंगी पशु की ये पूजा करते थे। ऐसे बहुत सारे हैं, मैंने आपको डिटेल में पढ़ाया है। किस फसल से परिचित नहीं थे? तो देखिएगा, ये प्रश्न बहुत कम बनता है, लेकिन गन्ना से ये परिचित नहीं थे। इन्होंने गन्ना की कभी खेती नहीं करी थी, तो गन्ना से ये परिचित नहीं थे। बाकी आपके लौह से भी परिचित नहीं थे पूरी तरह से। ठीक है, लोहे का साक्ष्य अभी तक सिंधु घाटी सभ्यता किसी भी स्थल में नहीं मिला है। तो आंसर क्या होगा? अगर वैदिक सभ्यता होता तो कैसी होती? आपकी ग्रामीण सभ्यता होती। ठीक है, वैदिक सभ्यता कैसी होती? आपकी ग्रामीण सभ्यता होती। अगला प्रश्न। ठीक है, अगला प्रश्न देखिएगा कि उत्तर वैदिक काल में सैन्य कार्यों का प्रबंधन किया जाता था। तो उत्तर वैदिक काल में सैन्य कार्यों का प्रबंधन जो किया गया था वो कैसे किया गया था? किसानों के द्वारा किया गया था, या कह सकते हैं आदिवासी लोगों के द्वारा, या नियमित सशस्त्र बलों के द्वारा, या जमींदारों के द्वारा। तो देखिएगा, वैदिक काल में सैन्य, सैन्य मतलब होता है सशस्त्र, यानी कि सेना से संबंधित होगा। तो क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल बहुत ही सरल प्रश्न था, जिसका आप एक अच्छे से आंसर कर सकते हो। ठीक है, ओके। अगला है हमारे पास में प्रश्न कि किस भारतीय राजा ने सिकंदर को, ये सिकंदर का, किस भारतीय राजा ने सिकंदर का विरोध किया था? घनानंद, बिम्बिसार, पोरस, या चंद्रगुप्त ने? तो आपको पता है कि सिकंदर का विरोध करने की जो शक्ति थी वो किसके पास थी? पोरस में थी। तो पोरस ने 1326 सॉरी 326 ईस्वी में झेलम नदी के तट पर विरोध किया था। किस नदी के तट पर विरोध किया था? झेलम नदी के तट पर। ठीक है, याद रखिएगा, किस नदी के तट पर विरोध किया था? तो झेलम नदी के तट पर विरोध किया था। घनानंद की बात करेंगे तो आपका अंतिम शासक। ठीक है, बिम्बिसार की बात करते हैं। ठीक है, ये देखिएगा, किस वंश से होंगे बिम्बिसार? आप बताइएगा। चंद्रगुप्त किस वंश से होंगे? ये आप बताइएगा इसमें। ठीक है, और बाकी हमने देखा तो झेलम नदी, झेलम नदी पर एक बहुत ही गजब की परियोजना बनी है जो पेपर में बहुत आती है, आपके तुलबुल परियोजना। तुलबुल परियोजना किस नदी पर है? तो तुलबुल परियोजना आपके झेलम नदी पर है। इसको याद रखिएगा, अच्छे से याद रखिएगा। ठीक है, तुलबुल परियोजना। अगला है कि निम्नलिखित में से किस वंश से प्रसिद्ध राजपूत राजा माहिर मिहिर भोज, मिहिर भोज संबंधित हैं? यानी कि प्रश्न है कि किस वंश से मिहिर भोज संबंधित हैं? परमार वंश, प्रतिहार वंश, चालुक्य वंश, या चंदेल वंश? अगर मैं इसमें बात करूं तो किस वंश से संबंधित होंगे? आपकी प्रतिहार वंश के एक प्रतापी राजा के रूप में थे आपके मिहिर भोज। ठीक है, चंदेल की बात करेंगे, अगर इसमें बात करेंगे तो इनका जो चालुक्य वंश का प्रतापी राजा जो थे वो कौन थे? पुलिकेशन। ठीक है, क्या होंगे? पुलकेशन द्वितीय, पुलकेशन द्वितीय। ठीक है, चंदेलों की बात करेंगे तो चंदेलों की जो कैपिटल थी वो क्या थी? आपकी खुजराहो। और खुजराहो के जो टेम्पल हैं वो किसने बनवाए थे? तो हम कह सकते हैं खुजराहो के टेम्पलों का जो निर्माण था वो किसने कराया था? चंदेलों ने कराया था। और मिहिर भोज जो संबंधित थे वो आपके किससे संबंधित थे? वो आपके प्रतिहार वंश से संबंधित थे। ठीक है, अगला प्रश्न है कि उष्णकटिबंधीय घास का कौन सा मैदान है? प्रश्न है कि उष्णकटिबंधीय घास का कौन सा मैदान है? कैगा, सवाना, पंपास, या पेरिज? अगर मैं बात करूंगा उष्णकटिबंधीय जो घास के मैदान होते हैं उसमें क्या प्रमुख आता है? आपका सवाना आता है। सवाना अफ्रीका महाद्वीप में पड़ता है और आपके सबसे अधिक जैव विविधता वाला क्षेत्र है। यानी कि जैव विविधता सबसे अधिक किन वनों में पाई जाती है? तो आपके अफ्रीका महाद्वीप के वनों में पाई जाती है जैव विविधता। और जैव विविधता दिवस जो है वो हम कब मनाते हैं? 22 मई को मनाते हैं। ठीक है, कब बनाते हैं? तो 22 मई को मनाते हैं जैव विविधता दिवस के रूप में। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा, भारतीय संविधान की 12वीं अनुसूची
को किस संविधान संशोधन द्वारा अधिनियमित या जोड़ा गया था? प्रश्न इतना सा है कि 12वीं अनुसूची को किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था? ठीक है, बताइएगा। तो किस संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था इसको? तो देखिएगा, इसमें आपके बहुत सारे प्रश्न बनेंगे, तो एक एक करके प्रश्न को मूव करते हैं। देखिएगा, सबसे पहले तो अगर मैं बात करूं तो ये सभी संविधान संशोधन है। अब पूछा है कि 12वीं जो अनुसूची है उसे किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया है। तो सबसे पहले तो हम देख लेते हैं कि संविधान संशोधन होता क्या है। ठीक है, इसमें कई सारे क्वेश्चन हम स्पष्ट कर सकते हैं। संविधान संशोधन, ठीक है, अगर संविधान संशोधन की बात करेंगे तो भारतीय संविधान में भाग 20, ठीक है, ऐसे लिखे आएगा जब भी आपके पेपर में आएगा तो 20 रोमन अंक में लिखे आएगा। भाग 20 में आर्टिकल नंबर 368 की चर्चा की गई है। आर्टिकल नंबर 368 की चर्चा की गई है। और ये आर्टिकल जो लिया गया था, यह संविधान संशोधन की जो प्रक्रिया हमने ली थी वो कहाँ से ली थी? दक्षिण अफ्रीका के संविधान से। कहाँ से ली थी हमने प्रक्रिया? तो प्रक्रिया हमने ली थी दक्षिण अफ्रीका के संविधान से। ठीक है, इस बात को आप याद रखिएगा। तो इससे क्या बनेगा कि भारतीय संविधान संशोधन भारतीय संविधान में किस देश के संविधान से लिया गया है? दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया है। किस अनुच्छेद के तहत कार्य करता है? तो अनुच्छेद अगर बात करेंगे 368 अनुच्छेद के अंतर्गत कार्य करता है। किस भाग में आता है? तो भाग नंबर आपके 20 में आता है, क्योंकि भारतीय संविधान में वर्तमान समय में कितने भाग हैं? 25 भाग है भारतीय संविधान में। पहले कितने थे? 22 भाग थे। तो ये तो संविधान संशोधन की प्रक्रिया होगी। अब अगर हम बात करेंगे 12वीं पंचवर्षीय योजना, देखिएगा 12वीं जो आपकी अनुसूची है उसे जोड़ा गया था 74वां संविधान संशोधन। देखिएगा 74वां संविधान संशोधन 1992 के तहत कब जोड़ा गया था? 1992 74वां संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया था। तो हम कह सकते हैं इसका आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर डी। और इसके अंतर्गत रखी गई थी नगर पालिकाओं को। इसको रखा गया था तो नगर पालिकाओं को रखा गया था। और नगर पालिकाओं की अगर हम बात करेंगे तो इसमें कुल मिला के आपके 18 सब्जेक्ट, यानी कि नगर पालिकाओं के कितने विषय को शामिल किया गया है? तो नगर पालिकाओं के आपके शामिल किया गया है 18 विषयों को शामिल किया गया है नगर पालिका के अंतर्गत। 73वां संविधान संशोधन की अगर बात करेंगे तो देखिएगा 73वां संविधान संशोधन जो है वो आपके पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित है और इसे लागू किया गया था 1992 में, यानी कि 73वां संविधान संशोधन 1992 के तहत शामिल किया गया था। अब पंचायती राज व्यवस्था में 29 सब्जेक्टों को रखा जाता है, जबकि नगर पालिकाओं में कितने सब्जेक्टों को रखा जाता है? तो नगर पालिकाओं में कुल मिला के आपके 18 सब्जेक्ट और पंचायती राज व्यवस्था में आपके 29 सब्जेक्टों को रखा जाता है। ठीक है, याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला प्रश्न है कि तनाव के कारण भूपटरी पर बनने वाले पर्वत को क्या कहते हैं? यानी कि तनाव के कारण जो भूपटरी यानी कि पृथ्वी पर जो पर्वत बनते हैं उनको क्या कहते हैं? युवा बलित पर्वत कहते हैं, जगवीर बलित पर्वत कहते हैं, लेपोलिथ पर्वत कहते हैं, या भ्रंश पर्वत कहते हैं। तो कौन से पर्वत कहते हैं? आपके भ्रंश पर्वत कहते हैं। किस पर्वत का निर्माण होता है? आपके भ्रंश पर्वत का निर्माण होता है आपके तनाव के कारण। ओके, निम्नलिखित गवर्नर जनरलों में से किसने सती प्रथा को पूरी तरह से समाप्त कर दिया था या किसने समाप्त किया था? लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड विलियम बेंटिक, लॉर्ड रिपन या लॉर्ड मेडकॉफ ने। ठीक है, तो गवर्नर जनरल के बारे में अगर हम देखें यहाँ से, तो बात करें लॉर्ड कैनिंग की, तो लॉर्ड कैनिंग का शासनकाल की अगर बात करें तो 1856 से लेकर 1862 ये लॉर्ड कैनिंग का शासनकाल था। इन्होंने क्या कार्य किए? इन्होंने जो कार्य किए थे उसमें सबसे प्रमुख कार्य है कि 1857 की क्रांति, 1857 की क्रांति किसके समय में हुई थी? आपके लॉर्ड कैनिंग के समय में हुई थी। सबसे पहला प्रश्न ये है
कि लॉर्ड कैनिंग के समय में 1857 क्रांति हुई थी। भारत के पहले वायसराय थे, भारत के पहले वायसराय थे। ठीक है, तो भारत का पहला वायसराय किसे कहते हैं? तो भारत का पहला जो वायसराय कहते हैं वो लॉर्ड कैनिंग को कहते हैं। ये तो हमारे 2 पॉइंट हो गए। उसके बाद देखिएगा, लॉर्ड विलियम बेंटिक ने सती प्रथा का अंत कर दिया था, और लॉर्ड विलियम बेंटिक ने 4 दिसंबर 1829 को राजा राम मोहन राय, इसको राजा राम मोहन राय के द्वारा नियम 17, यानी कि 4 दिसंबर 1829 में राजा राम मोहन राय के द्वारा नियम नंबर 17 बनाकर क्या कर दिया, सती प्रथा को पूरी तरह से प्रतिबंधित कर दिया। और इन्होंने एक और महत्वपूर्ण कार्य किया कि 1830 में ठगी का अंत कर दिया, ठगी प्रथा का अंत कर दिया। और ठगी प्रथा का जब अंत किया था तो उसके लिए एक व्यक्ति नियुक्त किया था जिसे कहते हैं कर्नल सैलीमैन। तो कर्नल सैलीमैन को इन्होंने क्या करा था, नियुक्त किया था 1830 में। इन्होंने ठगी प्रथा का भी पूरी तरह से क्या कर दिया था, अंत कर दिया था। उसके बाद अगर बात करेंगे तो लॉर्ड रिपन की बात करेंगे तो शासनकाल 1880 से लेके 1884, इन्होंने भी काफी महत्वपूर्ण कार्य किए थे। सबसे पहले इन्हें स्थानीय स्वशासन का जनक कहा जाता है। स्थानीय स्वशासन का इन्हें जनक कहा जाता है। दूसरा, इनके समय में 1881 में नियमित जनगणना की गई, नियमित जनगणना की गई। ठीक है, तो ये भी आप पॉइंट याद रखिएगा, क्या करेगी, नियमित जनगणना की गई इनके समय में। ठीक है, और आंसर क्या होगा? तो आंसर तो आप सभी लोगों को पता है, ऑप्शन नंबर बी पूरी तरह से आंसर होगा इसका आंसर। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिएगा, पंचायती राज संस्थाओं के लिए स्वतंत्र व निष्पक्ष चुनाव कराने की जिम्मेदारी किसके पास होती है, किसमें निहित होती है? अभी हमने पढ़ा था, आपके लिए बताया था कि जो 73वां संविधान संशोधन 1992 के द्वारा भारतीय संविधान की 11वीं अनुसूची, ध्यान रखिएगा 11वीं अनुसूची और भाग 9 यानी कि 9 में पंचायती राज व्यवस्था को रखा गया है, और पंचायती राज अधिनियम जो था उसको लागू किया गया था 24 अप्रैल 1993 को लागू किया गया था। और 24 अप्रैल को पंचायती राज व्यवस्था दिवस के रूप में भी हम बनाते हैं। ठीक है, इस बात को भी याद रखिएगा। तो 73वां संविधान संशोधन। अब प्रश्न यह है कि इनका जो चुनाव होगा वो कौन कराएगा? तो इनका चुनाव कराने का जो रिस्पॉन्सिबल होता है वो क्या होता है? राज्य निर्वाचन आयोग। कौन होता है? राज्य निर्वाचन आयोग क्या कराएगा? इनका चुनाव आपका कराएगा राज्य निर्वाचन आयोग। चुनाव आयोग की बात करेंगे तो भारतीय संविधान के भाग नंबर 15, किस भारतीय संविधान के भाग नंबर 15 के अंतर्गत आपकी क्या आता है? चुनाव आयोग आता है। ठीक है, क्या आता है? चुनाव आयोग आता है भारतीय संविधान के भाग नंबर 15 के अंतर्गत। और भाग नंबर 9 के अंतर्गत पंचायती राज व्यवस्था आपकी आती है। इसमें आपके कुल मिला के कितने विषय हैं? तो 29 सब्जेक्टों की देखरेख करती है आपकी पंचायती राज व्यवस्था। इसके जो चुनाव होते हैं उनको कौन कराता है? तो उनको कराता है राज्य निर्वाचन आयोग। क्या कराता है उनको? उनके सभी रिस्पॉन्सिबिलिटियां कौन लेता है? राज्य निर्वाचन आयोग ही लेता है। ठीक है, प्रश्न है कि अंतरराष्ट्रीय बाघ दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है?
तो अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? 27 जुलाई को मनाया जाता है, 26 जुलाई को, 28 जुलाई को, या क्या 29 जुलाई को। कब मनाया जाता है? तो सभी को पता है, प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत अगर बात करेंगे प्रोजेक्ट टाइगर, तो प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत 1973 में शुरू की गई थी बाघ परियोजना, और उसी के लिए बनाया गया था 29 जुलाई को। क्या बनाया गया था? अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस मनाया गया था। 28 जुलाई की बात करेंगे तो हेपेटाइटिस, विश्व हेपेटाइटिस दिवस के रूप में बनाते हैं, हेपेटाइटिस दिवस के रूप में बनाते हैं। 26 की बात करेंगे तो 26 जुलाई को कारगिल दिवस के रूप में बनाते हैं। किस दिवस के रूप में मनाते हैं? 26 जुलाई को कारगिल दिवस के रूप में बनाते हैं। और अगर 28 जुलाई की और अगर बात करें तो विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस के रूप में भी बनाते हैं, संरक्षण डे के रूप में भी बनाते हैं। ठीक है, याद रखिएगा इस बात को, और यहाँ से आप सब दिवस को याद रखिएगा। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट दिवस है आपका। विश्व हेपेटाइटिस दिवस, विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस 28 जुलाई को मनाया जाता है। 29 जुलाई की अभी हमने बात करी, कौन सा दिवस मनाते हैं? अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस कब मनाते हैं? 29 जुलाई को मनाते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है कि कुल जमा का वह अनुपात जिसे वाणिज्यिक बैंक आरक्षित निधि के रूप में जाना जाता है, आरक्षित निधि के रूप में रखते हैं, वो किस नाम से जाना जाता है? फिर से पढ़िएगा कि कुल जमा का वह अनुपात जिसे वाणिज्यिक यानी कॉमर्शियल बैंक पर आरक्षित निधि के रूप में रखते हैं, वो किस रूप में जाना जाता है? किस रूप में जाना जाता है? मुद्रा जमा अनुपात ये कुछ नहीं होता आपके बैंक की दृष्टि से। संवेदित चल निधि अनुपात ये भी नहीं होगा। आरक्षित जमा अनुपात आरक्षित नकदी निधि अनुपात के रूप में ऑप्शन क्या सही होगा? ऑप्शन सही होगा आपका ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी क्या होगा? एकदम राइट आंसर हमारा होगा। ठीक है, क्या रहे? कनकलता बरुआ किस राज्य की प्रख्यात महिला स्वतंत्रता सेनानी थी, यानी किस राज्य से संबंधित थी? तो आपको पता है कि इन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। तो भारत छोड़ो आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाली जो महिला थी कनकलता बरुआ, एक किस राज्य से थी? ये आपके असम राज्य से संबंधित थी। और भारत छोड़ो आंदोलन की अगर बात करेंगे तो देखिएगा 8 अगस्त 1942 को आंदोलन शुरू हुआ था, लेकिन जैसे ही 9 अगस्त 1942 9 अगस्त 1942 की डेट आई, यानी कि उसके एक दिन के बाद, वैसे जीरो आवर के तहत, जीरो आवर यानी कि सुबह होने से पहले, जीरो आवर के तहत सभी नेताओं को, सभी महत्वपूर्ण नेताओं को, सभी महत्वपूर्ण नेताओं को नेताओं को गिरफ्तार किया गया। सभी महत्वपूर्ण नेताओं को क्या किया गया? गिरफ्तार कर लिया गया। किसके द्वारा किया गया? ब्रिटिश सरकार के द्वारा किया गया। तो प्रश्न बनता है कि जीरो आवर किस आंदोलन से संबंधित है? तो भारत छोड़ो आंदोलन से संबंधित है। आपके पेपर में भी एक हाल ही में प्रश्न पूछा गया था, भारत छोड़ो आंदोलन के समय भारत के वायसराय कौन थे? तो लॉर्ड लिथगो। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, आप इनका शासन टाइम याद कर लीजिएगा। तो आप देखिएगा जितने भी आपके 1936 से लेके 1944 सॉरी 1936 से लेके 1944 तक जितने भी कार्य होंगे वो सब किसकी देखरेख में होंगे? लॉर्ड लिथगो के शासन काल में वो सभी क्या होंगे? कार्य होंगे। तो देखिएगा किससे संबंधित थी? आपके असम राज्य से संबंधित थी। ठीक है, और आपके इंपॉर्टेंट प्रश्नों के में भी आता है, ये आपके कई बार पूछा भी जाता है। राजा जनक के दरबार में ऋषि
याज्ञवल्क्य को चुनौती देने वाली कौन सी साहसी व उत्कृष्ट बौद्धिक प्राचीन महिला थी? मैत्री, गार्गी, सिक्ता या घोष? तो ये तो सभी को पता होगा, कौन थी ये गार्गी थी। कौन थी? गार्गी। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपका, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, ठीक है। तो उपनिषदों में इसकी चर्चा मिलती है, ठीक है। तो किस उपनिषद में चर्चा मिलती है? इनके संवाद की। तो इनके संवाद की बृहदारण्यक जो उपनिषद होता है उसमें चर्चा मिलती है, ठीक है। उपनिषदों की अगर बात करेंगे तो उपनिषदों का अध्ययन करने वाले जो मुस्लिम व्यक्ति थे, या कह सकते हैं पहला मुस्लिम व्यक्ति, तो उपनिषदों का अध्ययन करने वाला पहला मुस्लिम व्यक्ति कौन था? दारा शिकोह। कौन था आपका? दारा शिकोह पहला मुस्लिम व्यक्ति था उपनिषदों का अध्ययन करने वाला। लेकिन अगर वही मैं प्रश्न पूछी कि पुराणों का अध्ययन करने वाला पहला मुस्लिम कौन था, तो पुराणों का अध्ययन करने वाला पहला मुस्लिम अल-बरूनी। तो पुराणों का अध्ययन करने वाला पहला मुस्लिम कौन था? अल-बरूनी था। लेकिन उपनिषदों का अध्ययन करने वाला जो पहला मुस्लिम था वो कौन था आपके? ठीक है, दारा शिकोह, जो कि जिन्हें लघु अकबर के नाम से भी हम जानते हैं, ठीक है। निम्नलिखित में से किसने बंग दर्शन पत्रिका का प्रकाशन शुरू किया था? बंग दर्शन पत्रिका का प्रकाशन शुरू किया था, किसने किया था? शिशिर कुमार घोष ने। शिशिर कुमार घोष ने एक पत्रिका निकाली थी जिसे कहते हैं अमृत बाजार, अमृत बाजार पत्रिका। किस नाम से जानते हैं इसे हम अमृत बाजार पत्रिका के नाम से जानते हैं। बंकिम चंद्र चटर्जी ने एक पुस्तक लिखी थी जिसे कहते हैं दुर्गेश नंदिनी। क्या कहते हैं इसको हम कहते हैं दुर्गेश नंदिनी। तो दुर्गेश नंदिनी एक पुस्तक लिखी थी, यानी कि नाटक लिखा था, और उसी में चर्चा की गई थी बंग दर्शन आंदोलन की। बंग दर्शन आंदोलन की चर्चा की गई थी। उसके बाद इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी जिसे कहते हैं आनंद मठ। आनंद मठ, और आनंद मठ से हमारा राष्ट्रीय गीत भी लिखा गया था। और राष्ट्रीय गीत की अगर बात करेंगे तो इसी पुस्तक में चर्चा की गई है आपके सन्यासी विद्रोह की। तो सन्यासी विद्रोह की चर्चा जो की गई थी वो भी किसमें की गई थी? आपके आनंद मठ में, ठीक है। तो सन्यासी विद्रोह की चर्चा भी आनंद मठ में की गई है। और आपका राष्ट्रीय गीत जो है वो भी किसने लिखा? बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा था। किस पुस्तक से लिखा था? आनंद मठ से लिखा था। और दुर्गेश नंदिनी जो पुस्तक है वो किसकी है? आपके बंकिम चंद्र चटर्जी की। और बात करें बंग दर्शन जो पत्रिका का जो संपादक किया था वो किसने भी किया था? वो भी बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने किया था। बाल गंगाधर तिलक ने एक बर्मा की मांडली जेल में पुस्तक लिखी जो बहुत ही फेमस है, जिसे हम कहते हैं गीता रहस्य। क्या कहते हैं हम उसे? उसे हम कहते हैं गीता रहस्य, ठीक है। क्या कहते हैं उसे हम? तो उसे हम कहते हैं गीता रहस्य, ठीक है। ओके, चलिए अगला। कोयम्बटूर निम्नलिखित में किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? यानी कोयम्बटूर आपका कहाँ पर है? तो कोयम्बटूर आपको पता होना चाहिए किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। तो सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए है कहाँ पर। तो ये आपके तमिलनाडु में। कोयम्बटूर में एक संस्थान है जिसे कहते हैं गन्ना प्रजनन अनुसंधान। तो गन्ना प्रजनन अनुसंधान भी कहाँ पर है? आपके कोयम्बटूर में है। पॉइंट नंबर 2, कोयम्बटूर को दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कहते हैं। दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कहते हैं। तो दक्षिण भारत का मैनचेस्टर किसे कहते हैं आपके? तो दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कहते हैं कोयम्बटूर को। और कोयम्बटूर की अगर बात करेंगे ओवरऑल किसके लिए प्रसिद्ध है? तो आपके वस्त्र उद्योग, यानी कि जाइएगा और कपड़े कहाँ से खरीदिएगा? आपका कोयम्बटूर से खरीदिएगा। वस्त्र उद्योग के लिए बेहद प्रसिद्ध है आपका कोयम्बटूर, ठीक है। अगला प्रश्न है हमारा कि भारत का प्रतिस्पर्धा आयोग किस प्रकार का निकाय है? तो भारत का प्रतिस्पर्धा आयोग जो है वो किस प्रकार का निकाय? संवैधानिक निकाय। संवैधानिक निकाय उन्हें कहते हैं जिनकी चर्चा संविधान के अंतर्गत की जाती है, उन्हें संवैधानिक निकाय कहते हैं।
वैधानिक निकाय उसे कहते हैं जिसे किसी एक्ट के द्वारा रखा जाता है, किसी एक्ट के द्वारा स्थापित किया जाता है, उसे हम कहते हैं वैधानिक निकाय। और एकल सदस्य यानी कि एक सदस्य के द्वारा करा जाता है, और निजी यानी कि खुद के लिए जिसका उपयोग किया जाता है उसे हम कहते हैं निजी यानी कि डोमेस्टिक कहते हैं। तो भारत का प्रतिस्पर्धा आयोग क्या है, एक वैधानिक निकाय है। किस वर्ष गठित किया गया था, तो गठित किया गया था 14 अक्टूबर 2002 अधिनियम के तहत गठित किया गया था, लेकिन लागू किया गया था 14 अक्टूबर 2003। और कैसा निकाय है आपका, तो वैधानिक निकाय है, यानी कि स्पष्ट हो चुका है कि इसे किसी, ठीक है, अगर हम लिख सकते हैं किसी एक्ट के द्वारा, किसी संवैधानिक, किसी संवैधानिक एक्ट के द्वारा स्थापित किया गया, एक्ट के द्वारा स्थापित किया गया, इसलिए कैसा निकाय है, तो इसलिए हम कह सकते हैं कैसा निकाय है, तो आपका वैधानिक निकाय है। कैसा निकाय होगा ये, तो आपका वैधानिक निकाय होगा। कैसा निकाय होगा, तो ये वैधानिक निकाय होगा, और इसकी स्थापना याद रखिएगा 14 अक्टूबर 2003 को इसकी स्थापना की गई थी, और एक क्या है, एक वैधानिक निकाय है। ठीक है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन राज्य विधान परिषद के निर्वाचन में भाग नहीं ले सकते हैं। तो राज्य विधान परिषद के निर्वाचन में भाग नहीं ले सकते हैं, ये क्या है, तो देखिएगा राज्य विधान परिषद की अगर बात करेंगे तो आपका क्या होता है, एक विधानमंडल होता है। क्या होता है आपका, विधानमंडल होता है। इस विधानमंडल की अगर बात करेंगे तो देखिएगा इसमें आपके विधान परिषद होती है और विधानसभा होती है, विधानसभा होती है। तो विधान परिषद होती है, विधानसभा होती है, लेजिस्लेचर काउंसिल, लेजिस्लेचर असेंबली, उसके ऊपर बोलते हैं हम क्या बोलते हैं, विधानमंडल बोलते हैं। इसका कार्यकाल 6 वर्ष का होता है, और इसकी चुनाव लड़ने के लिए जो इसकी एज होती है वो कितनी होती है आपकी, 30 वर्ष होती है। इसका कार्यकाल 5 वर्ष होता है, और चुनाव लड़ने की जो एज होती है वो कितनी होती है, 25 वर्ष होती है। यह स्थायी सदन नहीं है, इसीलिए इसे अस्थायी सदन बोलते हैं, और ये अस्थायी सदन नहीं है, इसीलिए इसे क्या बोलते हैं, स्थायी सदन बोलते हैं। यानी कि विधान परिषद स्थायी सदन है, इसे भंग नहीं किया सकता है, लेकिन आपके बात करेंगे तो विधानसभा को किसी भी तरह से भंग कर सकते हैं। ठीक है। तो प्रश्न ये है कि विधान परिषद का जब हमें गठन करना होगा तो उसमें कौन से मेंबर जो होंगे वो शामिल नहीं होंगे। तो माध्यमिक विद्यालय के शिक्षक शामिल होते हैं, बिल्कुल। विद्यालय के शिक्षक स्नातक शामिल होते हैं, विश्वविद्यालय के स्थानीय निकाय के शामिल होते हैं, लेकिन ग्राम सभा का कोई भी सदस्य उसमें शामिल नहीं होता है। तो ग्राम सभा का कोई भी सदस्य उसमें शामिल नहीं होता है, यही इसका क्या है, राइट आंसर है। ठीक है, ग्राम सभा का कोई भी सदस्य उसमें शामिल नहीं होगा। करेक्ट। अम्ल वर्षा मुख्यतः होती है, तो अम्ल वर्षा क्यों होती है, कारखानों से निकलने के धुएं के कारण। तो यही सही लग रहा है, क्योंकि कारखाने से जो धुआं निकलता है उसके कारण ही क्या होती है, अम्ल वर्षा आपकी होती है। बहुत ही सरल प्रश्न था, इसमें तो कुछ करना ही नहीं है। स्पाइगोनोमैनोमीटर दिए गए विकल्पों में रक्त ताप को मापता है। यानी कि प्रश्न ये है कि हमारा जो ब्लड प्रेशर होता है, बीपी, वो किसके रक्तचाप को मापता है किसके रक्तचाप को मापता है। तो बीपी देखिएगा, बीपी को बोलते हैं स्पैग्नो मैनोमीटर, लिखा हुआ है, स्पैग्नो मैनोमीटर मापते हैं। और ए हमारा होता है 120/80। कितना होता है, 120/80 होता है बीपी। ब्लड प्रेशर होता है। तो प्रश्न ए पूछ रहा है कि किसके मापने में करते हैं, शराब के, धमनियों के, आंखों के, या सेसल के। ये तो गलत हो गया, किसको करेंगे, तो धमनियों के करेंगे। ठीक है। तो स्पेग्नो मैनोमीटर जो होता है बीपी मापता है हमारा, और रक्त होता है। ठीक है, क्या होता है, इससे हम कह सकते हैं ब्लड प्रेशर। ठीक है, ओके। 120 बटे क्या होता है, 80 होता है। स्पेग्नो मैनोमीटर से मापा जाता है आपका बीपी।
रक्त क्या है? रक्त एक संयोजी ऊतक की श्रेणी में आता है। रक्त क्या है? संयोजी ऊतक है। रक्त एक संयोजी ऊतक है, याद रखिएगा आप लोग। रक्त एक संयोजी ऊतक है। और रक्त का रंग कैसा होता है हमारे? तो रक्त का रंग जो होता है वो रेड होता है। क्यों होता है? हीमोग्लोबिन के कारण। अगर प्रश्न में बना दिया जाए कि अगर रक्त में हीमोग्लोबिन ना होता तो रक्त का रंग कैसा होता, अगर हीमोग्लोबिन रक्त में से निकाल दिया जाता है तो रक्त का रंग कैसा होता आपके? चमकीला होता। अगर रक्त में हीमोग्लोबिन ना होता तो रक्त कैसा होता आपका? चमकीला होता। ठीक है, कैसा होता? चमकीला होता। तो ठीक है भाई लोगों, आपके प्रश्न यहाँ पर समाप्त हुए। आज हमने प्रश्नों को देखा तो है, लेकिन कितने प्रश्नों को देखा? 328 प्रश्न अभी तक हम देख चुके हैं और ये हमारी श्रृंखला का पार्ट नंबर 16 समाप्त हो चुका है। तो सभी से अनुरोध है कि कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कर दें, जिससे ज्यादा से ज्यादा लोगों का भला हो सके। क्योंकि ये सीरीज चल रही है और पेपर से पहले पहले हम 1000 प्रश्नों की श्रृंखला को क्या करेंगे? समाप्त कर देंगे और आपको कोई सी ज्यादा एक्स्ट्रा क्लास नहीं पढ़नी, यहीं से आपका पेपर बनेगा। क्योंकि जो भी क्वेश्चन है वो आपके सिर्फ पैट से ही संबंधित यहाँ पर हैं। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग। दोबारा फिर से मिलेंगे। धन्यवाद दोस्तों। ये देखिएगा हमने आपके लिए लिखा भी है ना? ज्ञान जीएस का प्रभार आपके लिए बन रहा है। सब्सक्राइब करें, प्लेटफॉर्म से जुड़े, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, फेसबुक आईडी, व्हाट्सएप, यूट्यूब सभी से जुड़े आइएगा। ठीक है, कल मिलेंगे दोबारा फिर से इसी टाइम पर नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद।